मेरी माँ ने कभी पापा के सामने खूब साज सिंगार नहीं किया था। वो खुद को हर वक्त मैली और गंदी सी हालत में रखती थी। मगर फिर भी मेरे पापा माँ पर जान छिड़कते थे। एक दिन अचानक पिताजी का देहांत हुआ, तो उसी दिन पहली बार मैंने माँ को सजे संवरे देखा था। वो पापा की अर्थी के पास बैठकर दुख मनाने की बजाय जैसे खुशियां मना रही थी। लेकिन जब पिताजी का अंतिम संस्कार किया गया, तो मुझे अचानक उनकी वसीयत याद आ गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें अपनी जान से प्यारी पत्नी की तस्वीर के साथ ही अंतिम विदाई देना। मैंने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही मैंने वो तस्वीर पिता के ऊपर रखी, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे पिता की शादी उनकी पसंद से हुई थी, ना कि उनके घरवालों की पसंद से। अगर उनके घरवालों की पसंद इसमें शामिल होती, तो वे कभी भी एक दूसरे के नहीं हो सकते थे। इसलिए उन्होंने घर वालों को छोड़कर एक दूसरे के प्यार को अपना लिया। स्कूल के जमाने से ही मेरे पापा माँ की खूबसूरती के दीवाने थे। शुरू शुरू में तो उन्होंने ये मोहब्बत अपने दिल में ही छुपा कर रखी थी। मेरे पिता चुपचाप माँ को देखा करते थे, मगर उन्होंने कभी भी माँ से अपनी मोहब्बत का इजहार करने की हिम्मत नहीं की। स्कूल के बाद कॉलेज में भी माँ की खूबसूरती के चर्चे पूरे कॉलेज में थे। बहुत सारे लड़कों ने माँ की खूबसूरती पर मर मिटने के बाद उन्हें प्रपोज किया, लेकिन माँ ने किसी को भी घास नहीं डाली। पिताजी ने एक दिन मौका देखकर माँ को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, ये जाने बिना कि दोनों के घर वाले एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। माँ ने पिताजी को इनकार कर दिया। मेरी माँ, जो पिताजी के जज्बातों को बहुत अच्छे से जानती थी, इस बात से बेखबर थी कि माँ के इनकार की वजह से पापा पर क्या बीतेगी। मेरे पापा ने पूरे कॉलेज के सामने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, रजनी, याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुमने मेरे अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचा भी, तो तुम नहीं जानती मैं क्या कर बैठूंगा। माँ एक झटके से पिताजी से अपना हाथ छुड़ाते हुए खूंखार निगाहों से उनकी तरफ देखते हुए बोली, जाकर पहले अपने घर वालों को तो मना लो। पिताजी बोले, तुम मेरे घर वालों की फिक्र मत करो। मेरी खुशी के लिए वे तुम्हें, यानी अपनी दुश्मन की बेटी को भी अपना लेंगे। पूरा कॉलेज अजीब नजरों से माँ और पिताजी की तरफ देख रहा था, मगर पिताजी के सर पर तो माँ की मोहब्बत का नशा सवार था। उन्हें लोगों की फिक्र ही कहाँ थी। उन्होंने तो जैसे तैसे करके माँ को हासिल करने के लिए ठान लिया था, और इसके लिए वे अपने घर वालों को भी छोड़ने के लिए तैयार थे। रात के खाने पर पिताजी ने दादा दादी से माँ के बारे में बात की। मैं रजनी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। पिताजी की ये बात सुनकर दादाजी भड़क उठे। राजेश, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो हमारे दुश्मन की बेटी है। मैं कैसे अपने दुश्मन की बेटी को अपने घर की बहू बना सकता हूँ? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, वरना मैं तुम्हें इस घर और इस जायदाद से बेदखल कर दूंगा। फिर मुझसे शिकायत मत करना। और तुम जानते हो, मैं जो फैसला कर लेता हूँ वो अटल होता है। दादाजी टिश्यू से अपना हाथ साफ करते हुए बोले, तो पापा ने कहा, ठीक है, फिर आप अपने फैसले पर कायम रहिए। मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ। मैं भी देखता हूँ कि मुझे उसे अपनाने से कौन रोकता है। रजनी अब मेरी मोहब्बत ही नहीं, बल्कि मेरी जिद बन चुकी है। पिताजी ने दादी से कहा, अम्मा, आप ही समझाइए इन्हें। ये ना हो कि अपने बेटे से हाथ धो बैठें। क्या आप लोग मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा रिश्ता लेकर अपने दुश्मन के घर जाएं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप रजनी को अपना लें और उसे इस घर में लाने पर मेरी जिम्मेदारी है। दादाजी ने गरजदार आवाज में कहा, बस करो राजेश, मैं इससे आगे एक और शब्द भी नहीं सुनूंगा। अपने दुश्मन की बेटी को मैं इस घर में कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? उसे देखकर मेरा खून खौल उठता है, और मैं इस घर में बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं चाहता। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपना फैसला बदल लो। वैसे भी तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। उस लड़की के अलावा तुम जिस लड़की से कहोगे, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अगले दिन पापा कॉलेज गए और वो घर से ये इरादा करके निकले थे कि वे माँ को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ न पिताजी के घर वाले होंगे और न माँ के। वे दोनों एक दूसरे के साथ
अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसी दिन पिताजी ने माँ को पूरे कॉलेज में ढूंढा। जब माँ नहीं मिली तो वे सीधा उनके घर चले गए। माँ के घर का माहौल पिताजी के घर के माहौल से बिल्कुल मिलता जुलता था। जहाँ एक तरफ दादाजी के सीने में माँ के घर वालों के खिलाफ नफरत की आग थी, तो दूसरी तरफ माँ के घर वाले भी पिताजी के घर वालों के खून के प्यासे थे। वे पिताजी को देखते ही भड़क उठे। मेरे नाना ने पिताजी का गिरेबान पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर गंदी नजर डालने की? और तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे लोगों में करूंगा? पापा ने अपना गिरेबान छुड़ाते हुए कहा, शादी तो मैं रजनी से ही करूंगा। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहे तो आप रजनी से ही पूछ लीजिए। मगर माँ अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। नाना जी बोले, ये मेरी बेटी है, ये तुम जैसे इंसान को पसंद तो क्या, तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगी। पिताजी ने कहा, रजनी, तुम खामोश क्यों हो? तुम अपने पिता को बताओ ना कि तुम भी मुझे पसंद करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। मगर माँ चुप रही, क्योंकि वो अपने पिता से डरती थी कि कहीं गुस्से में आकर वे कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठें। अगले दिन पापा कॉलेज में माँ का रास्ता रोक कर खड़े थे। वे बोले, रजनी, आज तो मुझे तुम बता ही दो कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं। माँ गुस्से से बोली, राजेश, मेरा रास्ता छोड़ो। मैं इस वक्त किसी भी तरह की बहस के मूड में नहीं हूँ। मेरी क्लास का समय हो रहा है, मुझे जाने दो। पिताजी माँ के पीछे पागल हुए पड़े थे, मगर माँ को तो कोई परवाह ही नहीं थी। जब भी पापा अपनी मोहब्बत के बदले माँ की राय मांगते तो वो बिना कुछ कहे रोने लग जाती थी। एक दिन पापा बोले, रजनी, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे साथ चलो। और फिर एक रात माँ और पापा खामोशी से अपने घर वालों को बिना बताए उन्हें छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए वहां से बहुत दूर चले गए, जहां उनका कोई भी जानने वाला नहीं था। माँ पिताजी के घर छोड़ने के बाद नाना और दादाजी की दुश्मनी भी खत्म हो गई। उन्होंने मिलकर माँ और पिताजी को बहुत ढूंढा, मगर वे नहीं मिले। वे जिस शहर में गए वो उनके लिए बिल्कुल नया था। हर तरफ अजनबी लोग थे। अदालत जाकर उन लोगों ने कोर्ट मैरिज की और रहने के लिए घर ढूंढने लगे, क्योंकि वे इस शहर में नए थे और किसी को जानते भी नहीं थे। इसलिए किराए का घर ढूंढने में बहुत मुश्किल आई। पिताजी ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। वे बोले, रजनी, अभी फिलहाल हमें यहीं रहना पड़ेगा जब तक किसी अच्छी जगह पर रहने का ठीक ठाक बंदोबस्त नहीं हो जाता। मैं जानता हूँ कि इस घर में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बहुत जल्दी कोई अच्छा सा घर ले लूंगा। माँ ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। पिताजी बोले, अच्छा, तो मैं बाहर जाता हूँ, तुम दरवाजे की कुंडी लगा लो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। माँ घबराते हुए बोली, लेकिन मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? पिताजी ने कहा, कुछ देर की ही तो बात है, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। खाने के बाद मार्केट चलेंगे, जो भी सामान लेना होगा वो ले आएंगे। अभी माँ और पिताजी की शादी के शुरू के दिन थे। पिताजी ने ध्यान दिया कि माँ कुछ उदास सी रहती हैं। कई बार उन्होंने माँ से पूछा, रजनी, क्या तुम शादी से खुश नहीं हो या फिर तुम्हें अपने घर वालों की याद आती है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजेश, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शादी से खुश हूँ। और रही बात घर वालों की, तो उनकी याद तो आएगी ही ना। मेरा बहुत मन करता है कि मैं जाकर अपने मम्मी पापा से मिलूं, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैं वहां गई तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार मैंने उनकी इज्जत पैरों तले रौंद दी है। ऐसी बेटी को कोई देखना भी गवारा नहीं करेगा। पिताजी माँ को तसल्ली देते हुए बोले, तुम फिक्र मत करो, देखना, बहुत जल्द हम सब इकट्ठे होंगे। ये दूरियां कुछ समय के लिए ही हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे। माँ ने कहा, भगवान ऐसा ही करे। जब तक पिताजी खाना लेकर लौटे तब तक माँ ने पूरे घर की सफाई कर ली। अभी माँ किचन की सफाई करने में व्यस्त थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ डस्टिंग वाला कपड़ा वहीं छोड़कर दरवाजा खोलने गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पिताजी अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए। पूरा घर शीशे की तरह चमक रहा था। माँ ने हर चीज को बहुत सलीके से रखा था। पिताजी बोले, अरे वाह रजनी, मैं तो तुम्हें घर संभालने के मामले में थोड़ा कच्चा समझता था,
मगर तुम तो बहुत ही होशियार निकली। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये वही घर है। हर तरफ गंदगी थी, अब तो पूरा घर ऐसा चमक रहा है जैसे ये कभी गंदा था ही नहीं। लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है। माँ बोली, वो क्या? पिताजी माँ के चेहरे पर आए बालों की लटों को पीछे करते हुए बोले, अगर तुम भी नहा धोकर थोड़ा तैयार हो जाती तो क्या ही बात होती। माँ पिताजी के हाथ से खाना लेते हुए बोली, राजेश, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझ में और हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ और करूं, इसलिए खाना खाने के बाद मैं आराम करूंगी। वे किचन में जाकर खाना निकालने लगी तो पिताजी भी माँ के पीछे पीछे चल दिए और बोले, रजनी, तुम जाकर आराम करो। मैं खाना निकाल कर कमरे में लेकर आता हूँ। इसके बाद तुम आराम कर लेना। मुझे भी बाहर किसी जरूरी काम से जाना है और अब तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं शाम को आते हुए खाने के लिए कुछ लेकर आऊंगा, या फिर अगर तुम्हारा मूड हो तो फिर कहीं बाहर चलेंगे। देखो, तुम बहुत थक गई हो, थकान तुम्हारे चेहरे से साफ झलक रही है। पिताजी माँ को कंधे से पकड़ते हुए बोले, तुम कमरे में जाओ, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। पिताजी माँ पर जान छिड़कते थे, लेकिन ना जाने माँ को क्या परेशानी थी कि पिताजी के इतना खुश रखने के बावजूद भी वो खुश नजर नहीं आती थी। पिताजी ने अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाले और उनसे एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने उस छोटे से घर से निकलकर एक बड़ा और साफ सुथरा घर किराए पर लिया। माँ प्रेग्नेंट थी। उनका कहना था कि राजेश, मुझे यहाँ से कहीं ले चलो। इस छोटे से घर में मेरा दम घुटता है, मैं खुलकर सांस नहीं ले पाती। पिताजी जो माँ के मुंह से निकली हर बात पूरी करते थे, वो ये बात कैसे टाल सकते थे? और वो भी तब जब माँ उन्हें बाप बनने की खुशी दे रही थी। जब पिताजी को ये खबर मिली कि माँ उम्मीद से है, तो उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे माँ का हाथ पकड़कर बोले, रजनी, तुम्हें पता है आज मैं कितना खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई और खुशकिस्मत नहीं है। बस अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी डॉक्टर के पास चलना है। माँ बोली, लेकिन राजेश, इतनी जल्दी डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? पता तो चल ही चुका है ना, तो फिर कल चलेंगे। पिताजी ने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा करते हुए कहा, रजनी, मैं तुम्हें इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करने दूंगा। अब ये एक नहीं बल्कि दो दो जिंदगियों का मामला है। मैं इनमें से एक को भी नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। तुम अभी उठो, चेंज करो, हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। माँ तैयार होकर बाहर आई तो पिताजी सर से लेकर पैर तक उन्हें देखने लगे। रजनी यार, ये क्या? कम से कम बाहर जाते हुए तो अपना हुलिया ठीक कर लो। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि थोड़ा बन सबर कर रहा करो। घर पर नहीं तो कम से कम बाहर जाते हुए तो अपनी हालत ठीक कर लिया करो। गली मोहल्ले के लोग तुम्हें देखकर क्या सोचेंगे कि तुम्हारे पति ने तुम्हें अच्छे से नहीं रखा हुआ है। माँ अपने ऊपर शॉल ओढ़ते हुए बोली, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। तुम कह रहे हो इसीलिए मैं चल रही हूँ, नहीं तो मेरा तो पहले ही जाने का मन नहीं था। पापा बोले, अच्छा ठीक है चलो। माँ के प्रेग्नेंट होने के बाद पापा ने उनका ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। उनका ज्यादातर वक्त घर पर ही गुजरता। वे घर के किसी काम को भी माँ को हाथ तक न लगाने देते और उनके खाने पीने का खास ख्याल रखते। माँ को इन सब बातों से बहुत चिढ़ थी। वे झल्लाकर बोलती, राजेश, मैं इतनी भी लाचार नहीं हूँ कि तुम मुझे नीचे पाँव ही नहीं रखने देते हो। वे बोले, डॉक्टर ने क्या कहा था, तुम्हें याद है ना? डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट करना है। वो माँ के सामने फल रखते हुए बोले, अच्छा, अब चुपचाप से ये सब खा लो। माँ मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोली, राजेश, ये क्या जबरदस्ती है? मुझे नहीं खाया जाता इतना सारा। पिताजी ने कहा, खाना तो पड़ेगा, अपने लिए ना सही तो इस नन्ही सी जान के लिए जो तुम्हारे अंदर पल रही है। पापा अक्सर बातों ही बातों में माँ को कहते कि वे खुद को साफ सुथरा रखें, लेकिन माँ बजाय पापा की बात पर ध्यान देने के उल्टा उन्हें ही सुनाती। राजेश, अब तुम्हारा मुझसे मन भर गया है, इसीलिए तो तुम मुझ में कमियां निकालते रहते हो। पिताजी ने कहा, रजनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चाहे जिस हाल में भी हो मुझे अच्छी लगती हो। मैं तो बस ये कहता हूँ कि तुम अपने आप को गंदी हालत में मत रखा करो।
बल्कि तैयार होकर रहा करो। अपने लिए नहीं तो अपने पति के लिए ही। माँ अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए बोली, ये लो, मैंने बाल समेट लिए। अब तो खुश हो? पिताजी माँ को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए बोले, खुश तो मैं उस दिन से ही हूँ जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी। 9 महीने पूरे होने के बाद जब मैं इस दुनिया में आई तो मेरे पापा को दुनिया की हर खुशी मिल गई। जब उन्होंने मुझे पहली बार गोद में लिया तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। वे मुझे गोद में उठाकर माँ के पास लेकर बोले, रजनी, ये देखो, हमारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है। माँ मुंह दूसरी तरफ करके रोने लगी। पिताजी ने जब माँ की आंखों में आंसू देखे तो पूछने लगे, रजनी, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम खुश नहीं हो? भगवान ने तुम्हें बेटी के रूप में आशीर्वाद दिया है। वे माँ का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोले, इधर मेरी तरफ देखो। अरे देखो तो सही, क्या तुम अपनी बेटी से नहीं मिलोगी? देखो ये कितनी मासूम है। मेरी किलकारियां पूरे घर में गूंजने लगीं। मैं पापा की आंखों का तारा थी। मुझे देखकर वे दुनिया का हर काम भूल जाते, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते। एक दिन पापा कमरे में बैठे अपने कारोबार के हिसाब में व्यस्त थे और माँ किचन में खाना बना रही थी। मैं धीरे धीरे छत की सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगी। एकदम से मेरा पांव फिसला और मैं फर्श पर गिर गई। पिताजी अंदर से भागते हुए बाहर आंगन में आए। मेरे माथे से खून की बूंदें निकल रही थीं। मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी माँ किचन से बाहर आई तो पिताजी चिल्लाने लगे, रजनी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? जब तुम्हें पता था कि बच्ची बाहर है तो तुम इसे मेरे पास छोड़ जाती। देखो तो ये कैसे रो रही है। वे मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले गए। माँ पिताजी के सख्त लहजे से डर कर सहमी सहमी सी वहीं पर खड़ी रह गई, क्योंकि इससे पहले पिताजी ने कभी भी इस लहजे में माँ से बात नहीं की थी। जब पिताजी मेरी मरहम पट्टी करवा कर लाए तो मैं माँ को देखकर अपने दोनों हाथ फैलाने लगी। माँ ने मुझे गोद में लिया और कमरे में चली गई। पिताजी ने खाना बर्तनों में निकाला और कमरे में लाकर माँ के सामने रखते हुए बोले, सॉरी रजनी, ना जाने आज मुझे क्या हो गया था। रोहिणी की हालत देखकर मैं खुद पर काबू न पा सका और तुमसे उस लहजे में बात कर गया। माँ अपनी नजरें झुकाए अपने हाथों को घूर रही थी। पिताजी ने थोड़ी से पकड़कर माँ का चेहरा ऊपर किया। रजनी, माफ कर दो, वादा है आज के बाद कभी भी तुमसे इस तरह रूखे लहजे में बात नहीं करूंगा। मगर प्लीज तुम भी रोहिणी के मामले में थोड़ा ध्यान रखा करो। छोटी बच्ची है, तुम्हें और मुझे उसका मिलकर ध्यान रखना है। माँ इस बात से सहमत होते हुए खाना निकालने लगी। ऐसे ही मेरे बाद भगवान ने मेरे माँ बाप को एक और बेटी और एक बेटा दिया। अब हम 3 भाई बहन थे। परिवार बढ़ जाने की वजह से पिताजी ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। उनका ज्यादातर वक्त अपने स्टोर पर गुजरता। एक दिन अचानक मेरी आंख खुली तो देखा मम्मी पापा किसी बात पर बहस कर रहे थे। उसी दिन माँ का लहजा बदला बदला था, क्योंकि मैं अब बड़ी हो चुकी थी और बातों को समझने लगी थी। तो मुझे माँ की लड़ाई कुछ कुछ समझ आने लगी थी। पिताजी माँ को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे थे, रजनी, ये सब छोड़ दो। यही तुम्हारे और मेरे बच्चों के लिए सही है। मैं 8वीं क्लास की पढ़ाई कर रही थी जब स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई। मैंने अपने पापा और मम्मी दोनों से कहा कि वे मेरे साथ चलें। पापा प्यार से मेरे सिर पर थपकी देते हुए बोले, रोहिणी बेटा, मुझे तो स्टोर पर बहुत काम है। अगली बार मैं जरूर चलूंगा। तुम ऐसा करो कि अपनी माँ को साथ ले जाओ। माँ, जो मेरे लिए नाश्ता बना रही थी, मुड़कर पिताजी की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, मैं रोहिणी के साथ चली जाऊंगी। पिताजी अपना बैग कंधे पर डालते हुए बोले, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा, लेकिन राजेश, नाश्ता तो करते जाओ। पिताजी बोले, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ, इसलिए वहीं पर जाकर नाश्ता कर लूंगा। बस तुम जल्दी से रोहिणी के साथ चली जाओ। फिर वे स्टोर चले गए। माँ मुझे आवाज देते हुए बोली, रोहिणी, इधर आओ, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ ही देर में जब माँ कमरे से बाहर आई तो मैं माँ को देखती रह गई, क्योंकि आज से पहले मैंने माँ को इतना सजा संवरा कभी नहीं देखा था। मैंने तो हमेशा उन्हें मैले कुचले और गंदे कपड़ों में ही देखी रहती थी। पिताजी के 1000 बार कहने के बावजूद भी माँ खुद को साफ सुथरा नहीं रखती थी।
इसके बावजूद भी पिताजी ने कभी भी माँ को तिरस्कार की नजर से नहीं देखा। माँ ने मुझे अपनी तरफ देखते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने अपने दोनों हाथ गालों पर रखकर कहा, माँ, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। मेरी सारी सहेलियां आपको देखती रह जाएंगी। माँ बोली, अच्छा सुनो रोहिणी, तुम अपने पापा से इस बात का जिक्र मत करना कि मैं तुम्हारे स्कूल तैयार होकर गई थी, वरना वो गुस्सा होंगे। मैं अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचने लगी कि जहां तक मुझे याद है, पापा तो खुद माँ को सजने संवरने को कहते थे, फिर वो गुस्सा क्यों होंगे? माँ मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो, जल्दी चलो, ताकि तुम्हारे पापा के आने से पहले हम घर वापस आ जाएं। जब मैं और माँ स्कूल से आए, तो माँ आते ही फिर से अपना वही पुराना हुलिया बना लेती, क्योंकि वो साफ सुथरे कपड़ों में पापा के सामने नहीं जाना चाहती थी। एक दिन पापा स्टोर से आते हुए माँ के लिए मार्केट से दो खूबसूरत साड़ियां लेकर आए। उन्हें देखकर माँ खुश होने के बजाय बोली, राजेश, इस सब की क्या जरूरत थी? मेरे पास पहले ही काफी सारी साड़ियां हैं, कुछ तो मैंने अभी पहन कर भी नहीं देखी हैं। पापा माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठाकर बोले, रजनी, मैं चाहता हूँ कि तुम हर रोज नई साड़ी पहनो, खुद को खूब सजाओ संवारो। मैं स्टोर से थक कर आता हूँ, मगर जब तुम्हारा ऐसा हाल देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी ये कपड़े लेकर आया हूँ, इनमें से कुछ अच्छा सा पहनकर तैयार हो जाओ। हम सब लोग बाहर खाना खाने जाएंगे। बाहर जाने का नाम सुनकर हम तीनों भाई बहन खुश हो गए, क्योंकि पापा के पास इतना वक्त कहाँ होता था कि वो हमें बाहर घुमाने ले जाएं, और माँ को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। माँ उन दोनों साड़ियों को एक तरफ रखते हुए बोली, राजेश, तुम बच्चों को ले जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा। पिताजी ने कहा, रजनी, तुम्हें हो क्या गया है? हर बात पर इनकार करती हो। माँ झल्लाकर बोली, राजेश प्लीज, मुझे परेशान मत करो। सारा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ। इस वक्त थकावट के मारे मेरा शरीर चूर चूर है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं आराम करने जा रही हूँ। माँ अपने कमरे में चली गई। चलो बच्चों, तुम लोग भी जाकर सो जाओ, फिर कभी चलेंगे। मैंने कहा, पापा, हमें आज ही जाना है, हमें आइसक्रीम खानी है। माँ नहीं जा रही है तो ना जाए, लेकिन आप हमें लेकर चलो। पापा बोले, रोहिणी, जिद नहीं करते, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अगर उनकी तबीयत सही होती तो हम सब मिलकर जाते। अच्छी बच्ची बनो, जिद मत करो और जाकर सो जाओ। हम तीनों भाई बहन मुंह फुलाए हुए अपने कमरे में चले गए, क्योंकि पापा ने वादा किया था कि वो आने वाले कुछ दिनों में हमें बाहर घुमाने ले जाएंगे। लेकिन इसके बाद पापा स्टोर पर जाते और हमारे सोने के बाद ही घर लौटते। पापा के साथ साथ हमारी जिंदगी भी बहुत व्यस्त हो चुकी थी। घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता। रविवार वाले दिन पापा दोपहर को घर आए तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आते ही वो बोले, रजनी, मुझे चाय बना दो, मेरे सिर में बहुत दर्द है। ऐसा लग रहा है जैसे दर्द के मारे दिमाग की नसें फट जाएंगी। माँ बोली, आप कमरे में चलो, मैं बस चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पीने के बाद भी पिताजी के सिर का दर्द बढ़ता ही गया, और इतना बढ़ गया कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो दोनों हाथों से अपना सिर दबाते हुए बोले, रजनी, मुझे अस्पताल ले चलो, वरना मेरा सिर दर्द से फट जाएगा। माँ ने जल्दी से अलमारी से एक बड़ी सी शॉल निकाली और अपने ऊपर डालते हुए बोली, रोहिणी, तुम अपने भाई बहनों का ध्यान रखना और अंदर से दरवाजा बंद कर लो। जब तक हम ना आए, दरवाजा मत खोलना। पापा को ऐसी हालत में देखकर मैं रोने लगी और रोते हुए बोली, माँ, आप पापा को लेकर जल्दी आ जाना। वहां पहुंचते ही अस्पताल वालों ने पापा के कुछ टेस्ट किए। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन खाने के बाद भी पापा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। डॉक्टर ने माँ से कहा कि हमें आपके पति के अब कुछ और टेस्ट भी करने हैं। माँ ने कहा, डॉक्टर साहब, हम अभी टेस्ट करवा लेते हैं। फिर वो पापा को लेबोरेटरी ले गए, लेकिन वहां पहुंचकर माँ पता नहीं कहाँ चली गई। पापा काफी देर वहां बैठे रहे और माँ के वापस आने का इंतजार करते रहे। काफी देर बाद जब माँ वापस लेबोरेटरी रूम में आई तो पापा की जान में जान आई। पापा अपनी तकलीफ भूलकर बोले, रजनी, क्या हुआ? तुम इतनी तेज हाँफ क्यों रही हो? माँ अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं, वहां चाय पीने गई थी, लोगों की भीड़ थी,
बहुत मुश्किल से मैं वहां से निकल पाई। तुम बताओ, डॉक्टर ने ब्लड सैंपल लिया कि नहीं? पापा बोले, बस अभी कुछ ही देर में टेस्ट की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, उसके बाद घर चलेंगे। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि मेरा सिर अब पहले से बेहतर है। पापा को तो ये बहुत मामूली सा लग रहा था, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद जो सामने आया, उसने माँ और पापा को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर ने जो बताया उसे वे लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर बोले, राजेश जी, आपको बहुत सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी ठीक हो सकती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इससे पहले भी आपके सिर में दर्द रहता था या नहीं? पिताजी बोले, जी हाँ डॉक्टर साहब, इससे पहले भी कई बार ऐसा दर्द हुआ है, लेकिन काफी तेज होने के बाद ये बंद भी हो जाता था। तो मैंने सोचा कि शायद काम का बहुत ज्यादा बोझ होने की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। डॉक्टर बोले, अगर आपने सही वक्त पर चेकअप कराया होता तो आज नौबत यहाँ तक नहीं आती। आपका ब्रेन ट्यूमर आखिरी स्टेज में है, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जब माँ पिताजी को अस्पताल से घर लाई तो कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, राजेश, घर आ गया है। पापा एकदम से चौंके। घर आते ही पापा ने हम तीनों भाई बहनों को अपने सीने से लगाया और हिचकियों से रोने लगे। मैं पिताजी का चेहरा अपने हाथों में लिए उनके आंसू साफ करते हुए बोली, पापा, आप ठीक तो हैं? रो क्यों रहे हैं? पापा ने आंसुओं के बीच बोलते हुए कहा, बस ऐसे ही, तुम लोगों के बिना मैं नहीं रह सकता। मैंने कहा, पापा, हम भी तो आपके बिना नहीं रह सकते। आपको पता है, जब आप रात को स्टोर से को आते हैं तो हमारी नजरें आपके इंतजार में दरवाजे पर लगी रहती हैं। पापा बोले, मेरे बच्चे, मैं भी तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत कम वक्त है। मैंने कहा, पापा, आप ऐसा मत कहिए। जब मुझे पता चला कि पापा को ब्रेन ट्यूमर है तो मैं बहुत रोई। भगवान से रो रो कर अपने पिता को ठीक करने की दुआएं करने लगी, लेकिन शायद मेरी दुआओं में इतना असर नहीं था। इसलिए एक रात मेरे पिता खामोशी से इस दुनिया को छोड़ गए। वो रात हमारे लिए जैसे कयामत की रात थी। मैं पिताजी के चेहरे को बार बार छू कर कहती, पापा, उठो ना। आपने तो कहा था कि आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, तो फिर आप इस तरह से हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम अब कैसे जिएंगे आपके बिना? हमारे घर में मातम पसरा हुआ था। हम तीनों भाई बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। उस वक्त हमें माँ की तसल्ली की जरूरत थी, लेकिन माँ कहीं भी हमारे आस पास नहीं थी। वो पापा के पास बैठी थी, लेकिन हमारी आंखें उन्हें ढूंढ रही थी, मानो वो इस भीड़ में कहीं खो गई हो। जब मैं इधर उधर देख रही थी, अचानक मेरी नजर माँ पर पड़ी तो जैसे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे माँ से इस हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वजह ये थी कि पापा की मौत पर जहाँ हर किसी की आंखें नम थीं, वहीं माँ पूरी तरह से सजी धजी किसी सजावटी सामान की तरह पापा की अर्थी के पास बैठी थी, मानो कोई उत्सव हो रहा हो। मैं क्रोधित हो उठी। जब तक पापा जिंदा थे, उनके बार बार कहने पर भी माँ ने कभी खुद को सजाया संवारा नहीं, और आज जब वो विधवा हो गईं, उन्हें दुखी होने के बजाय सज धज कर लोगों के सामने बैठना ठीक लगा। गली मोहल्ले की औरतें माँ की इस हरकत पर बहुत हैरान थीं। वे कह रही थीं, जिस औरत का पति उसे छोड़कर चला गया, वो ऐसे सजी धजी उसकी अर्थी के पास कैसे बैठ सकती है? लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि औरत चरित्रहीन है, तो कोई कहता बाप तो चला गया, इन बेचारे बच्चों का क्या होगा? उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं तुरंत माँ के पास गई और उनके कान में धीरे से कहा, माँ, ये क्या हरकत है आपकी? आपकी वजह से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। माँ आग बबूला होकर बोली, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। लोगों की तो आदत है बातें बनाना। क्या मैं लोगों की वजह से जीना छोड़ दूं? मैंने नम आंखों से माँ की तरफ देखा और कहा, क्या आपको पापा की मौत का जरा भी दुख नहीं है? आखिर वो आपसे कितना प्यार करते थे, आप पर जान छिड़कते थे। आप जो भी कर रही हैं, उससे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपके पति के बिछड़ने का आपको कोई गम है।
इस मौके पर ऐसी हरकतें क्यों? माँ साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, मेरी भलाई से। और तुम इधर से उठो, जाकर अपने पिता की अर्थी के पास बैठो। उनका आखिरी वक्त है, उनके पास समय बिताओ। जब पापा को घर से ले जाया जाने लगा तो मैंने उनके हाथों को पकड़कर रोते हुए कहा, पापा, एक बार उठ जाइए, मत जाइए। मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ। आप अपनी लाडली को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो आपके बिना कैसे जिएगी? जब उनकी अर्थी को उठाया गया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। मैं रोती रही लेकिन पापा नहीं उठे। मुझे याद आने लगा कि पापा तो कभी मेरी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकते थे, और आज उनकी बेटी उनकी जुदाई में हजारों आंसू बहा चुकी थी। माँ ने मुझे अपने पास लगाते हुए कहा, रोहिणी, हिम्मत रखो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। मगर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस दिन मुझे लग रहा था कि जैसे मैं भी मरकर पापा के साथ ही चली जाऊं। जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, तभी मुझे अचानक पापा की वसीयत याद आई। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी जान से प्यारी पत्नी की तस्वीर के साथ अंतिम विदाई दी जाए। मैंने वैसा ही किया। मैंने चुपके से, बहुत गोपनीय तरीके से माँ की तस्वीर अपने भाई को दी और कहा कि किसी भी तरह इसे छिपाकर पिताजी की अर्थी पर रख देना, क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहती थी। आखिर पापा की इस बात का क्या मतलब था? माँ की तस्वीर को अपने साथ वो क्यों ले जाना चाहते थे? मुझे पता था कि पापा माँ को बहुत चाहते थे। माँ अब भी वैसे ही तैयार होकर बैठी थी और लोग हैरान थे। मुझे कुछ होश नहीं था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जब इतना बड़ा घाव लगता है तो इंसान दुनिया से बेगाना हो जाता है। मेरे कानों में पापा की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे घर के किसी कोने से आकर मुझे अपनी छाती से लगा लेंगे। मैं उदास आंखों से चारों ओर देख रही थी, शायद कहीं से पापा आ जाएं। मगर मैं नादान थी, जानती थी कि पापा वहां चले गए हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। मैं भी रो रही थी। तभी माँ मेरे पास आकर बोली, बस करो रोहिणी, और कितना रोगी? तुम्हारे रोने से पापा वापस थोड़ी ना आ जाएंगे। ये आंसू बहाकर तुम उन्हें और खुद को ही तकलीफ दे रही हो। मैं बोली, क्या करूं? एक पल के लिए भी पापा का चेहरा मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। वो मेरे पापा थे, इतनी जल्दी उन्हें कैसे भूल जाऊं? ठीक है, माँ बोली, भूले भूल न सको, लेकिन ये जख्म धीरे धीरे भर जाएंगे। मैंने माँ की ओर देखा और कहा, आप अपना ये रूप बदल लीजिए। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। पापा के होते हुए आपने ये सब कभी नहीं किया, और आज ही आपको ये सब करना था। अब मैं लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा। माँ बोली, आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है लोगों से? तुम मेरे रूप से इतनी तकलीफ क्यों ले रही हो? लोगों को जो सोचना है सोचने दो। क्या वे कुछ कह देंगे तो मैं तैयार होना छोड़ दूंगी? मैंने कहा, माँ, अफसोस है मुझे कि पापा के जिंदा होते हुए आपने उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं की। हमेशा गंदे कपड़ों में रहती थी। अब न जाने आप क्या साबित करना चाहती हैं। माँ उंगली उठाते हुए बोली, रोहिणी, तुम ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो। ये सब तुम्हारे पापा के लाड़ प्यार का ही नतीजा है, जो तुम इस तरह से सर पर चढ़कर बोल रही हो। मैं खामोशी से माँ की बातें सुनती रही, क्योंकि अब मेरे नखरे उठाने वाला कोई नहीं था। मैं कमरे में बैठी थी और शाम होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि पापा ने कहा था कि मेरी पत्नी की तस्वीर मेरे साथ जलाई जाए और फिर शाम के वक्त चमत्कार देखना। मैंने वैसा ही किया। जैसे ही शाम हुई और दिया जलाया गया, तभी मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। सारे मेहमान गली मोहल्ले वाले जा चुके थे, मगर जो कुछ मेरे सामने था उसे मैं बयान नहीं कर सकती थी। मैं सोचने लगी, क्या पापा सब कुछ पहले से ही जानते थे? अगर जानते थे तो उन्होंने कभी किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? कम से कम मुझे तो बता सकते थे। मुझे ही क्यों नहीं बताया? माँ को तो रोक सकते थे, आखिर वो उनकी पत्नी थी। माँ को देखकर मैं गुस्से से लाल पीली हो रही थी, लेकिन माँ अपनी ही दुनिया में खोई थी। उन्हें मेरे आने की खबर तक नहीं हुई। मैंने कहा, माँ, क्या हो रहा है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो इस वक्त हमारे साथ होना चाहिए। हमें आपकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे देखकर माँ का रंग उड़ गया। वो एकदम बौखला कर बोली, रोहिणी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ, जाकर आराम करो, मैं अभी आती हूँ।
मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद चुपचाप वहां से आ गई और तब मुझे समझ आया कि पापा किस चमत्कार की बात कर रहे थे। ये हादसा न जाने कब उनकी जिंदगी में हो चुका था। शायद वो बहुत पहले से ही माँ की इस हरकत को जान चुके थे और यकीनन यही हादसा पिताजी की मौत का कारण बना। माँ से मुझे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। मेरी छोटी बहन और मेरा भाई दोनों मेरे दाएं बाएं बैठे थे। वे बोले, दीदी हमें पापा की बहुत याद आ रही है, पापा कब आएंगे? वे इतने मासूम थे कि उन्हें खबर ही नहीं थी कि वो जिसका इंतजार कर रहे हैं वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। रात काफी गहरी हो चुकी थी। मैं उन दोनों को सुलाने के बाद खिड़की से बाहर का मंजर देख रही थी कि अचानक मुझे अंधेरे से डर लगने लगा। मैं जल्दी से खिड़की बंद कर तुरंत बेड पर सिमट कर बैठ गई। इससे पहले मुझे कभी भी डर महसूस नहीं हुआ था। शायद इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पापा हैं जो हर खतरे से मुकाबला करके मुझे बचा लेंगे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं डर के मारे थर-थर कांपने लगी। दूसरी बार दस्तक देने पर मैंने धीरे-धीरे कदम बढ़ाकर दरवाजा खोला तो सामने माँ खड़ी थी। मैं एकदम माँ के सीने से जा लगी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे खुद से अलग करते हुए माँ बोली, रोहिणी क्या हुआ है? वो मेरे चेहरे पर आए बालों की लटों को पीछे करते हुए बोली, खुद को संभालो, अब तुम बच्ची थोड़ी हो जो ऐसे डर गई हो। मैं तो बस देखने आई थी कि तुम लोग सो रहे हो या नहीं। माँ जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, ऐसा करो कि तुम भी सो जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा, माँ आज आप यहीं हमारे पास सो जाइए। माँ गुस्से से बोली, तुम कौन सी अकेली हो, वे दोनों भी तुम्हारे साथ हैं। दरवाजा बंद करो और आराम से सो जाओ। अगली सुबह मैं उठी तो घर में हर चीज मौजूद थी। सब कुछ वैसा ही था, बस अगर कोई नहीं था तो वो मेरे पापा थे। पिताजी के बिना घर सूना सूना लग रहा था। मुझे पापा की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। माँ सुबह सवेरे ही कंधे पर शॉल ओढ़कर बोली, रोहिणी तुम अपने भाई बहनों का और घर का ख्याल रखना, मैं स्टोर पर जा रही हूँ। मैंने कहा, लेकिन आज तो पिताजी को गए दूसरा दिन है, लोग क्या कहेंगे? माँ बोली, एक तो तुम हर बात के बीच में लोगों को ले आती हो, तुम क्यों दूसरों के बारे में इतना सोचती हो? अब अगर मैं यूं घर पर हाथ रखकर बैठी रही तो ये घर कैसे चलेगा? और तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? इस सब के लिए तो मुझे स्टोर पर जाना ही पड़ेगा ना। अब अगर सारा काम नौकरों पर छोड़ दिया तो एक हफ्ते में स्टोर खाली हो जाएगा और हम लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ेगा। इसलिए मैं जो कह रही हूँ वो करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। सारा दिन हम तीनों माँ के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन वो शाम के वक्त लौटी। माँ को देखते ही मैं किचन में घुस गई। उस दिन पहली बार मैंने खाना बनाया। मैं बोली, फ्रेश हो जाइए माँ, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। माँ बोली, तुम लोगों ने खाना खा लिया? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो वो कहने लगी, मैंने भी बाहर से खाना खा लिया है, इसलिए तुम लोग खाना वगैरह छोड़ो और जाकर सो जाओ। अभी हम लोगों को कमरे में गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। वो एक मर्दाना आवाज थी और इतनी ऊंची थी कि उसके आगे माँ की आवाज दब रही थी। मैं अपने बहन भाइयों से बोली, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। दरवाजा अंदर से बंद कर लो और जब तक मैं ना आऊं दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। ये आवाज हमारे घर के पिछले हिस्से से आ रही थी। मैं धीरे धीरे वहां पहुंची तो मेरे सामने वही नजारा था। माँ उस आदमी के साथ खड़ी हुई बातें कर रही थी। न जाने वे दोनों किन बातों में उलझे थे। वो आदमी माँ से बोला, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। माँ बोली, प्लीज भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं पहले ही तुम्हें इतना कुछ दे चुकी हूँ। तो वो आदमी बोला, तो मैं कब तुमसे स्टोर लेने का कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ये स्टोर मेरे नाम पर कर दो, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। जो मेरा होगा वो तुम्हारा भी तो होगा ना। माँ चीख कर बोली, हरगिज नहीं, ये मेरे बच्चों का अधिकार है और मैं उनका अधिकार उनसे बिल्कुल नहीं छीनूंगी। वह आदमी सख्त लहजे में बोला, अच्छा तो अपना स्टोर अपने पास रखो, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। माँ उसकी शर्ट को खींचते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ उस आदमी के सामने भीख मांग रही थी।
मगर उसने माँ की एक भी बात नहीं सुनी और फिर वो वहां से चला गया। मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं माँ को किस तरह से तसल्ली देती। माँ घुटनों के बल बैठकर जमीन पर रो रही थी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। वो मुझे देख कर रोने लगी और बाहर की ओर इशारा करके बोली, वो मुझे छोड़कर चला गया सिर्फ इसलिए कि मैंने स्टोर उसके नाम पर नहीं किया, क्योंकि मैं अब उसकी नीयत को साफ तौर पर जान चुकी थी। माँ मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बोली, रोहिणी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पापा की भी मैं मुजरिम हूँ। मैंने कहा, माँ, ये सब कब से चल रहा है? आप कब से इस आदमी को जानती हैं? माँ बोली, मैंने तुम्हारे नाना नानी के खिलाफ जाकर तुम्हारे पापा से शादी की। हम दोनों सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए यहाँ आए थे। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे पापा के बाद भी मुझे किसी से मोहब्बत हो सकती है। अंकित मकान मालिक का बेटा था। वो बहाने से घर आता और बातों बातों में मुझे उसने अपने जाल में फंसा लिया। हर हफ्ते वो कोई ना कोई बहाना करके मुझसे भारी रकम लेता। तुम्हारे पैदा होने के बाद से मुझे तुम्हारे पापा में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं खुद को गंदा और बिखरा हुआ रखती थी ताकि तुम्हारे पापा मेरे पास ना आए, उन्हें मुझसे घिन हो। मैं अंकित की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी और ये बात तुम्हारे पापा पहले ही समझ चुके थे। इसके बावजूद उनकी मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं आई। वो आज भी मुझे उतनी ही शिद्दत से चाहते थे और एक मैं बदनसीब थी जो उनकी मोहब्बत को ठुकराती रही, उस इंसान के पीछे भागती रही जिसे सिर्फ दौलत की भूख थी और कुछ नहीं। तुम्हें पता है आज अंकित मुझसे क्या मांग रहा था? वो स्टोर के कागजात मांग रहा था और कह रहा था कि स्टोर मेरे नाम पर कर दो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। जब मैंने उससे कहा कि ये स्टोर मैं तुम्हारे नाम बिल्कुल नहीं करूंगी, ये मेरे बच्चों का हक है, तो वो भड़क उठा और चिल्लाने लगा। रोहिणी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं अब खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। मैंने कहा, माँ, जो गलती आपसे हो चुकी है उसे मत दोहराइए। और फिर गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। बस मुझे एक बात का दुख रहेगा कि आपने पापा जैसे सच्चे और प्यार करने वाले इंसान के साथ बेवफाई की। वो तो बस आपको देखकर ही जीते थे। माँ शर्मिंदा होती हुई मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उन्होंने कहा, मैं तुम सबकी गुनाहगार हूँ। जो गुनाह मैंने किया शायद भगवान भी मुझे माफ ना करे। मैंने एक लालची इंसान के लिए अपना पूरा घर तबाह कर लिया। माँ अपने हाथों की ओर देखते हुए बोली, देखो रोहिणी, आज मैं खाली हाथ खड़ी हूँ। शायद ये भगवान की तरफ से मुझे सजा मिली है, लेकिन आज से मैं सच्चे दिल से ये प्रण लेती हूँ कि अब दोबारा कोई गुनाह नहीं करूंगी, बल्कि अपने बच्चों का हौसला और सहारा बनूंगी। माँ ने रोजाना स्टोर पर जाना शुरू कर दिया था और फिर हमारी मेहनत का नतीजा था कि स्टोर ने बहुत जल्द सुपर स्टोर का दर्जा हासिल कर लिया। काम के साथ साथ माँ हम बहन भाइयों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। उन्होंने कभी हमें पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। अभी जब कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी आत्मा कांप जाती है कि अगर माँ सही रास्ते पर नहीं आती तो हम बहन भाइयों का क्या होता। हमें शायद सौतेले बाप के जुल्म को सहना पड़ता। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने वक्त रहते मेरी माँ को सद्बुद्धि दी और समझ दी। आज हम लोग एक खुशहाल और निश्चिंत जिंदगी जी रहे हैं। बेशक हमारे बीच आज पापा मौजूद नहीं है, लेकिन अब मुझे इस बात की तसल्ली है कि कम से कम माँ को ये एहसास तो हुआ है कि उन्होंने पापा के प्यार को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती की थी। अब वो पापा के प्यार की कदर समझती हैं। शायद यही सब देखकर मेरे पापा की आत्मा को शांति मिल गई हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।